एक खतरनाक सांप में। राय उसको प्यार से अपने बाहों में ले लिया। धीरे धीरे वह राय की बदन से होकर सिर पर जाकर एक भयानक सांप की संख्या बढ़ाकर राय वहां से गायब हो गई। केडी स्टूडियो की सभी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिमोबंतो दत्तो की कहानी नागिनी सुनते रहें। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। यह बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति हमारे सामने ऐसी चीजें पेश करती है जिनका उद्देश्य हमें थोड़े समय के लिए भ्रमित करना और हमें अभिशाप के गहरे अंधकार में खींचना होता है। आज की कहानी में हमें ऐसी ही एक रहस्यमय और अभिशप्त दृष्टि देखने को मिलती है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं या नहीं। ये सुनते रहिए हिमोबंतो दत्तो की कहानी नागिनी। उस रास्ते पर एक अद्भुत घटना घटित हुई थी। जमीन पर पत्थरों का कालीन बिछा हुआ था और उसके ऊपर से एक सफेद पक्षी उड़ गया। ये कहते हुए, टीटो उस तरफ मत देखो। कंदर ने एक इशारा किया। तभी राय ने कैमरे को अपने हाथ से खींचा और नदी किनारे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जंगल के पास की एक कुटिया में कुछ समय शांति से बिताने का इरादा था। प्रकृति की अनोखी सुंदरता का आनंद लेते हुए उसने बहुत सारे अज्ञात पक्षियों, जानवरों और अद्वितीय सुंदरता वाली प्रकृति को अपने कैमरे में कैद किया। सूर्योदय के पल को कैमरे में कैद करने के प्रयास में वह बागी के पास चला गया। सुनहरी आभा फैलाते हुए नदी और आसपास के जंगल के वातावरण को और भी अधिक जादुई बनाते हुए सूर्य पश्चिम में ढल गया। अज्ञात पक्षियों की घर वापसी की धुन के साथ पश्चिम के लाल आकाश में ढलता हुआ सूर्य अस्त हो गया। जंगल के प्रेम में पड़े वे बार बार एक अज्ञात सम्मोहनी आकर्षण में खो जाते हैं। चारों ओर की गहरी सन्नाटे की अंधकार को चीरते हुए विभिन्न नाम ना जाना कीट पतंगों की सम्मिलित ध्वनि रात के जंगल में एक अद्भुत मादकता पैदा करती है। रात को जागने वाले पक्षियों की आवाजें इस निस्तब्धता को और अधिक रहस्यमय बनाती हैं, जो प्रेमियों के मन को बार बार छू जाती है। स्तर दर स्तर सजे हुए पेड़ों की दरारों से एक हल्की चांदनी किसी तरह से भीतर प्रवेश करती है। जंगल के भीतर रहस्य और समय की परछाइयों को लेकर वे दोनों आगे बढ़ते रहे। कितना रास्ता तय किया इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। जंगल की घनी अंधकार में एक अद्भुत अलौकिक काले और सफेद का खेल चल रहा था। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा तालाब था जिस पर कुहासे की चादर जम गई थी। राय आगे बढ़ा और टीटो उसका अनुसरण करता रहा। टीटो ने देखा कि राय के पैरों की नूपुर की ध्वनि जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। जंगल के और गहराई में जाते हुए अचानक राय ने टीटो का हाथ खींचा। ऐसी सुंदर, मादक, मायावी परिदृश्य में प्रेमी की आकृति ने टीटो को कुछ सेकंड के लिए अभिभूत कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। टीटो हैरान रह गया जब उसने देखा कि राय पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। मंदिर के सामने एक पत्थर की मूर्ति जिसे टीटो कुछ क्षण पहले गले लगाने गया था, जिसकी शीतल स्पर्श ने टीटो को खींचकर दूर किया था। हल्की सुनहरी किरणें राय पर बिखर रही थीं। हवाओं की तेजी के साथ उसके बाल उड़ रहे थे। आंखें बंद करके राय ने दोनों हाथों से टीटो को कसकर पकड़ रखा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और सीधे टीटो की ओर देखा। उसकी आंखों में किसी तरह की कोई भावना नहीं थी। राय की आंखें हरी चमक से उज्जवल हो उठी। उसके होंठ धीरे धीरे फैले और एक खौफनाक हंसी के साथ कंपी करने लगे। कुछ समय बाद उसने चारों ओर ध्यान से देखा। वे कुटिया में ही थे। थोड़ा शांत होकर टीटो ने बिस्तर की ओर देखा। राय शांति से सो रहा था, उसके सिर पर हाथ रखकर। सुबह की रोशनी फूटने लगी थी। टीटो की नींद टूट गई। राय अभी भी गहरी नींद में था। कमरे को बाहर से लॉक कर टीटो कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, वहां की मोहक मायावी सुंदरता को अपने लेंस में कैद करने के लिए। वह एक भी क्षण गंवाना नहीं चाहता था।
पत्तों के बीच से उभरती सूर्य की किरणों के जादुई खेल को कैमरे में कैद करते हुए टीटो ने कई तस्वीरें ली और कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर चारों ओर की शांतिपूर्ण प्रकृति का अनुभव करते हुए गहरी सांस ली। स्वच्छ हवा के साथ सभी चिंताएं तुरंत मिट गई। सूर्योदय के अद्भुत क्षण को अपने लेंस में कैद कर टीटो जंगल में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक पहाड़ी आदिवासी बुजुर्ग महिला का चेहरा कैमरे में कैद हो गया। कैमरे को थोड़ा और झूमकर उसने उस महिला के चेहरे पर बनी झुर्रियों और लाल मिट्टी से रंगे माथे को देखा। उसके बाल जटाओं की तरह बंधे थे और कान और नाक में लकड़ी के बने अद्भुत आभूषण थे। टीटो ने उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। महिला आंखें बंद करके ध्यान में मग्न थी और ठीक बटन दबाने से पहले उस वृद्धा ने आंखें खोल दी और उसकी दृष्टि सीधे टीटो की ओर स्थिर हो गई। भयभीत होकर टीटो ने तुरंत कैमरा नीचे कर लिया। कुछ सेकंड तक वहां कोई नहीं था, जगह खाली थी। टीटो ने थोड़ी दूर दाईं और बाईं ओर खोजने की कोशिश की, लेकिन वृद्धा कुछ ही सेकंड में अद्भुत तरीके से गायब हो गई थी। तभी उसने अपनी गर्दन पर एक गर्म सांस और फुसफुसाते हुए एक प्रश्न सुना, जिससे वह चौंक गया और डर से पीछे हट गया। वह वृद्धा ठीक उसके सामने खड़ी थी। टीटो पसीना पसीना हो गया और कैमरा उसके हाथ से गिर गया। किसी तरह नीचे झुककर उसे उठाते हुए उसने कांपती आवाज में वृद्धा से पूछा, आप कौन हैं? वह टीटो की ओर देखते हुए धीरे धीरे बोली, एक कहानी सुननी है। उसका चेहरा साफ करते हुए टीटो कुटिया की ओर लौटने के लिए मुड़ने लगा। तभी वृद्धा की बड़बड़ाहट सुनकर वह रुक गया और उसकी ओर मुड़कर देखने लगा। वृद्धा टूटे फूटे बंगाली में बोलते हुए कहने लगी, जब यह इलाका तो दूर की बात, यहाँ से कई कोसों तक कोई मनुष्य नहीं रहता था। हिंसक जानवर जंगल में विचरते थे। जंगल से तरह तरह के विषधर सांप लेकर वह दूर के गांवों के हाट में जाकर सांप के खेल दिखाती थी। इस जंगल के बीच में एक छोटा तालाब था और उस तालाब के पास नाग देवता का एक मंदिर था। 18वीं शताब्दी में रुक्मिणी उस नाग मंदिर की देखभाल करती थी। उसकी सुंदरता किसी देवी जैसी थी और उसकी आंखों में राजकुमार जैसी शान थी। उसने कई ताकतवर पुरुषों को भी वश में कर लिया था। सभी लोग कहते थे कि नाग देवी का आशीर्वाद उसके सिर पर था। एक दिन राजकुमार महेंद्र वर्मा शिकार करने के लिए जंगल में गए और रास्ता भटक गए। अपने दल से बिछुड़कर वे इस स्थान पर पहुँचे। राजकुमार महेंद्र वर्मा ने पहली बार रुक्मिणी को देखा और तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने रुक्मिणी के प्रति एक अद्भुत आकर्षण महसूस किया। राजकुमार और रुक्मिणी का संगम उस मंदिर में हुआ, लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। किसी अज्ञात शक्ति के कारण रुक्मिणी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राजकुमार महेंद्र वर्मा भयभीत होकर चिल्लाने लगे। सभी लोग मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हो गए। हैरान होकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक अद्भुत तरीके से तैयार की गई पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो हूबहू रुक्मिणी की तरह दिखती थी। टीटो के सामने अचानक अगले रात की सपना याद आ गया। सब लोग मानने लगे कि यह रुक्मिणी का अभिशाप था और इस वजह से वह पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने उसे वहां से हटा दिया। पत्थर की मूर्ति को मंदिर के एक कोने में रख दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। कभी कभी रात में जंगल में अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी, जो जुगनुओं की रोशनी में और भी मोहक लगती थी, और एक महिला की आकृति नुपुर की ध्वनि के साथ जंगल में घूमने लगी। किसी ने कभी भी किसी को देखा नहीं, लेकिन वे कहते थे कि वह पत्थर की मूर्ति से निकलकर जंगल में घूमती थी। एक सभा में तय हुआ कि उस पत्थर की मूर्ति को तालाब में विसर्जित कर दिया जाए। मूर्ति को तालाब में विसर्जित करने के बाद से ही एक नया उपद्रव शुरू हो गया। कई युवा लड़कियां
रात के समय घर छोड़कर जंगल में चली जाती और मंदिर में जाकर खुद को रुक्मिणी मानने लगती। राजकुमार महेंद्र वर्मा के लौटने की उम्मीद करती। तब से गांव के सभी लोग अपनी महिलाओं को घर में बंद रखने लगे। बार बार होने वाली इस घटना से सभी पुजारी और सपेरे गांव छोड़कर जाने का फैसला करने लगे। फिर एक दिन नाग देवता का मंदिर पूरी तरह से वीरान हो गया। सब कुछ छोड़कर गांव वाले कहीं और चले गए और कभी वापस नहीं आए। केवल एक ही निशान बचा रह गया। अगले शब्दों में से कुछ टीटो के कानों में गए और कुछ हवा में उड़ गए। टीटो का सिर चकराने लगा। पिछली रात का सपना बार बार उसके अवचेतन मन पर हमला कर रहा था। टीटो सिर झुकाकर बैठ गया। वह वृद्धा कुछ समय तक उसकी ओर देखती रही और एक ताबीज देकर बोली, इसे अपने पास ही रखना। यहाँ से जाने तक इसे अपने से बिल्कुल दूर मत करना। उस अज्ञात अपरिचित वृद्धा ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़कर चलना शुरू किया। टीटो ने एक बार फिर पूछा, तुम कौन हो? तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो? तुम्हारी पहचान क्या है? वृद्धा ने पीछे मुड़कर देखा। वृद्धा की आंखों की दृष्टि फीकी थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी धूर्त मुस्कान थी और उसने कहा, मैं ही रुक्मणी की मां हूं। रुक्मणी मेरी बेटी थी। टीटो ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और वृद्धा हल्की हंसी के साथ हवा में घुल गई। वह रहस्यमय वृद्धा कहीं गायब हो गई। टीटो ने वापस चलना शुरू कर दिया। टीटो जाओ कॉटेज में पहुंचा। सुबह के 7 बज चुके थे। कॉटेज पर आकर देखा राय नहीं है। टीटो ने मन में सोचा, राय यहीं पर घूमने गई है। इसलिए उसने खिड़की का पर्दा हटाया और एक मुट्ठी धूप कमरे में भर गई। टीटो ने देखा कि खिड़की के उस पार बेहोश पड़ी है राय। टीटो दौड़ता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से राय की आवाज आई, तू कहां से आ रहा है? टीटो ने हैरानी से राय की ओर देखा। राय बाथरूम से आ रही थी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तू यहां है तो फिर बाहर कौन है? टीटो ने खिड़की की ओर देखा। नहीं, वहां कोई नहीं था। राय की अचेतन देह का कोई निशान नहीं था। टीटो जमीन पर बैठ गया। क्या हो रहा है? बाहर क्या देख रहा था? राय ने कहा, तू यहां कैसे है? बाहर तो तू ही खड़ा था, तेरी तरह। क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीटो ने राय को खिड़की के पास देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने फिर से पूछा, बाहर क्या देख रहा है? राय ने कहा, तू ही तो था। टीटो विस्तार पर बैठ गया। उसने सोचा कि यह सब क्या हो सकता है। राय धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे बाहों में ले लिया। पर सबकी नजरों से बाहर उन दोनों के पीछे एक दर्पण पर बस एक ही परछाई दिखाई दे रही थी। वह थी टीटो की। वे दोनों कुटिया छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब कुटिया छोड़ने का समय आ चुका था। दोनों तैयार होकर कुटिया के कमरे को अच्छी तरह से देख लिया कि सब कुछ ठीक है या नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। या फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज छूट रही है। सामान को गाड़ी में लाद कर वे रिसेप्शन की ओर बढ़ने लगे। कुटिया के बाथरूम में वह ताबीज पड़ा रह गया। रिसेप्शन छोड़कर बाहर आकर देखा, गाड़ी में बैठी है राय, एकदम शांत, मन कहीं दूसरी जगह पर है। टीटो को लगा कि शायद वह मूड ऑफ है, इसीलिए राय को परेशान नहीं किया। गाड़ी के अंदर बैठकर टीटो ने देखा कि राय उसे अजीब और अनजान लग रही थी। उसने ध्यान न देते हुए गाड़ी को स्टार्ट किया और वे चल पड़े। रास्ते में टीटो का दिमाग उसी रहस्यमय वृद्धा की बातों से भरा था। अचानक गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने कहा, साहब, सामने बहुत बड़ा सांप है। अच्छा हुआ कि सही वक्त पर गाड़ी रुक गई। टीटो ने देखा कि ड्राइवर ने सही वक्त पर गाड़ी रोकी थी। उसे याद आया कि वृद्धा ने कुछ कहा था, मेडुसा। कल रात के सपनों में राय का भयानक रूप, सुबह वह वृद्धा की बात, धीरे धीरे सब कुछ आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। उसने देखा कि पीछे की सीट पर राय का कोई नाम निशान नहीं है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, पीछे जो महिला थी वह कहां गई? टीटो पीछे मुड़कर देखने लगा, वहां कोई नहीं था। टीटो चिल्लाया, गाड़ी घुमाओ, हमें वापस कुटिया जाना है।
वहां पहुंचने पर टीटो ने ड्राइवर से जंगल की किसी रहस्यमय घटना के बारे में पूछा। ड्राइवर ने कहा कि वह यहां नया है, ऐसा कुछ नहीं सुना। टीटो तेजी से जंगल की ओर भागा। अचानक वह वृद्धा की आखिरी बात को याद कर रहा था। रात में जंगल में अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी, जो जुगनुओं की रोशनी में और भी मोहक लगती थी, और एक महिला की आकृति नुपुर की ध्वनि के साथ जंगल में घूमने लगी। किसी ने कभी भी किसी को देखा नहीं, लेकिन वे कहते थे कि वह पत्थर की मूर्ति से निकलकर जंगल में घूमती थी। मूर्ति को तालाब में विसर्जित करने के बाद से ही एक नया उपद्रव शुरू हो गया। कई युवा लड़कियां रात के समय घर छोड़कर जंगल में चली जाती और मंदिर में जाकर खुद को रुक्मिणी मानने लगती। और बार बार होने वाली इस घटना से सभी पुजारी और सपेरे गांव छोड़कर जाने का फैसला करने लगे। फिर एक दिन नाग देवता का मंदिर पूरी तरह से वीरान हो गया। अचानक रुक गया टीटो। वह गहरे जंगल में आ गया था। उसने देखा कि मंदिर वीरान हो चुका था और बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक लड़की की मूर्ति जो पत्थर की थी। टीटो जाने लगा उसके पास। पत्थर धीरे धीरे एक खूबसूरत लड़की में बदल रहा था। टीटो और पास चला गया। मूर्ति धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी। राय, चिल्लाते हुए कहा टीटो। पहले रात के सपनों को फिर से देख रहा है टीटो। सिर्फ काले बाल की जांघों पर बहुत सारे सांप। वह सब धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रहे हैं और आंख की जांघों पर एक रोशनी से भरा हुआ है। जंगल में धीरे धीरे सुनाई देने लगी एक आवाज। राय धीरे धीरे आगे आने लगी। टीटो दौड़ता हुआ भागना चाहता था पर नहीं जा सका। रुक गया। राय को साथ लेकर जाएगा। टीटो जेब में हाथ डाला वह ताबीज के लिए, पर वह वहां पर नहीं है। राय पास आकर दोनों हाथों से टीटो को छुआ। पूर्ण शांति से आंख बंद कर लिया। धीरे धीरे टीटो का शरीर बदल रहा है एक खतरनाक सांप में। राय उसको प्यार से अपने बाहों में ले लिया। धीरे धीरे वह राय की बदन से होकर सिर पर जाकर एक भयानक सांप की संख्या बढ़ाकर राय वहां से गायब हो गई। हो सकता है कि फिर से दूसरे रूप में दूसरे युगों में वापस आएंगी मेडुसा। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।